जोहार। मास्टर जी की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वती जी, बताइए क्या हालचाल है आपके? हमारा हालचाल एकदम बढ़िया मास्टर जी, राउर कहूँ। भाई हालचाल तो मेरा भी ठीक है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो खेती बाड़ी है उसका भी हाल समाचार अच्छा होगा। हमारे किसान भाइयों का भी हाल समाचार अच्छा होगा जो हमारा कार्यक्रम देखने के लिए हाजिर हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाइयों, जब पहले बात चल गई है हाल समाचार की, तो चलिए सबसे पहले खेती बाड़ी से जुड़ा हाल समाचार लेते हैं कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सुई विधि द्वारा गेहूं की खेती करने पर मिलेगा प्रोत्साहन राशि। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डचो। अनाजों के उत्पादन और किसानों के कल्याणार्थ राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से कृषि निर्देशालय की एक महत्वपूर्ण योजना है सुई विधि द्वारा गेहूं की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना। इस योजना के तहत सुई विधि से गेहूं की खेती करने पर 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सुई विधि गेहूं उत्पादन की ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य विधि से खेती करने की तुलना में गेहूं की दोगुनी उपज प्राप्त होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान गेहूं उत्पादन के लिए सुई विधि को अपना सकें, इसके लिए कृषि निदेशालय झारखंड की एक योजना द्वारा सुई विधि से गेहूं की खेती करने पर किसानों को 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती है, जिनमें से एक है पशुओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाएं लेकर इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी पशुपालकों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को उनके नज़दीक का जो भी प्रखंड है या जिस प्रखंड में उनका गांव आता है उस प्रखंड के पशु चिकित्सालय में भी कई विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, जो सरकार की तरफ से उनको अनुदान पर उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में किसान यदि दलहनी फसल लगाने के इच्छुक है तो वे उड़द, अरहर और मूंग की बुआई कर सकते हैं। अगर आप उड़द की बुआई करना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेद बिरसा उड़द 1 और पंत उड़द 19 का चुनाव कर सकते हैं। बिरसा उड़द 1 और पंत उड़द 19 उड़द के ये प्रभेद रोग अवरोधी होती हैं, साथ ही मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती हैं और विलंब से बुआई योग्य भी होती हैं। ये दोनों प्रभेद बुआई के 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाते हैं। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 15 से 20 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, दलहनी फसलें अभी लगाई जा सकती हैं टाड़ में, ऊपरी जमीन में। जो फसलों के नाम हैं वो राहड़ हो सकते हैं, उड़द, मूंग हो सकते हैं। तो उड़द में बिरसा उड़द 1 या पंत उड़द 19 ये किस्में आप चुन सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है उन्हें इस समय फसल की विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता है। इस समय धान की फसल में पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है। यदि इस कीट लगने के लक्षण आपके फसल में दिखे तो नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। पत्तियों खाने वाले कीट के लिए सबसे कारगर जो दवा है जिसका नाम है क्लोरपाइरीफॉस। क्लोरपाइरीफॉस तरल या क्विनालफॉस तरल, दोनों कीटनाशक में कोई भी एक दवा 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर का घोल बना करके उसमें 10 ग्राम सर्फ मिला करके अच्छी तरह मिला करके आप मशीन के द्वारा छिड़काव करेंगे तो बहुत ही कारगर ये साबित होता है। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेती बाड़ी को आसान बनाता है।
कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो निकाई गुड़ाई कार्य के लिए है, परंतु इससे और भी काम लिए जा सकते हैं। इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। मैं ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त किया है और मैं वर्तमान में बुढ़मू प्रखंड में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता हूं एजुकेशन विभाग में। और साथ साथ मैं अपने घर में हमारी जो पैतृक ज़मीन है उस पर मैं कृषि कार्य भी करता हूं और कृषि कार्य से बहुत सारे फसल पैदा करता हूं और फसल मेरी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत का एक साधन है। और हमारे यहाँ जितने भी अनाज पैदा होते हैं जिससे कि मुझे खरीदना नहीं पड़ता है बाहर से, और कुछ फसल ऐसे भी तैयार करते हैं जिससे के माध्यम से हम एक्स्ट्रा अगर हो जाता है तो उसको बाज़ार में जाके बेच देते हैं और उससे कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें प्राप्त हो जाता है उससे। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भाव पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे भावों पर ही स्थिर रहीं। सब्जी मंडियों की बात करें तो हरी सब्जियों के मूल्यों में थोड़ी स्थिरता आई है, लेकिन टमाटर और प्याज के साथ अब आलू के मूल्य में बढ़ोतरी की संभावना है। आइए आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालते हैं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8300 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी खेती बाड़ी कर तो हाल समाचार हमरे जाइन ले ली और नया जे खबर रहे सेखो रौरे बताए देली। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमके बुझाला किसान में तो खेती बाड़ी कर जे हमरे का समाचार से हमेशा बढ़िया बढ़िया बनत रही। और हमको लगता है कि अब आप अपना सवाल शुरू करिए, उसके पहले हम अपना सवाल पूछ दें। हाँ मास्टर जी, राउर सवाल भी तो आजकल रहेला, तो पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों चलिए सबसे पहले लेते हैं अपना सवाल। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी गाग पंडित की कि उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा जल धरती बुड़े। अब इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ई हमके बुझाला कि हमरे कर किसान भाई बहन मन बढ़िया से बताए पार में, तब तक हमरे लेवत एगो विराम और सोचे लगी कि का माने हो सके लगे तो मिलत ही विराम कर बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मास्टर जी ऐसा है कि जे परती हमरे का जमीन पड़ल रहेला, सेकर उपयोग के बारे में तनी जाने खोजत रही कि एकर भी फायदा उठाल जाए। भाई उसका तो बहुत प्रकार से उपयोग कर सकते हैं खेती में। हाँ मास्टर जी, और अगर कुछ दलहन लगाए कुछ बोले जैसे अरहर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। खास करके अरहर की खेती के बारे में बात करें आज। हाँ मास्टर जी, उसके बता दो। तो चलिए किसान भाइयों, अगर आपके पास परती भूमि है और उसमें आप अरहर की खेती करना चाहते हैं, देखिए ऐसा है कि हमारे कई किसान अरहर की खेती मिश्रित रूप से करते हैं, जैसे मक्के के साथ लगा दिया या किसी और। लेकिन अगर सिर्फ अरहर की परती भूमि में आप खेती करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है कि परती भूमि में अरहर की खेती कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि परती भूमि में जो खाली ज़मीन है उसमें अरहर की खेती कैसे करें, इस पर हमारे किसान भाइयों को बताइए कि उसका परती भूमि में है उसका जुताई कैसे करें, कितनी गहराई से करें, और मतलब जब अरहर लगाएं तो किस तरीके से लगाएं। किसान भाइयों, जैसा कि मालूम है कि झारखंड में परती भूमि बहुत ज़्यादा है और टार भूमि जितना भी है अधिकतर खाली रह जाता है वर्षा के अभाव में। वैसे केवल खरीफ में अधिकतर खेती यहाँ होती है, लेकिन कम से कम खरीफ में सारे जो क्षेत्र हैं, जितनी भी ज़मीन है खेती योग्य, उस सब में खेती होनी चाहिए। इसके लिए झारखंड सरकार भी अपने स्तर से कोशिश कर रही है और जो खाली खेत हैं उसमें किसान अगर खेती करता है तो उसके लिए उनको प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है और साथ साथ जो उपज होगा वो भी किसानों का होगा। इसीलिए किसान भाइयों को कोशिश करना चाहिए कि जो परती भूमि है उसको जो खेती योग्य है उसमें खेती अवश्य करें। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो फसल है आज के समय में झारखंड का जो जलवायु है उसको देखते हुए जो बिल्कुल बिना पानी के हो जाता है उसमें अरहर है। और अरहर की खेती यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, उपज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह है कि वो जितनी परती भूमि है उसमें उसकी जुताई करके और अरहर की खेती करें तो उनको अधिक लाभ होगा। और खाली खेत में जो कुछ नहीं मिलता था उसमें कम से कम एक फसल उनको मिलेगा। और इसके साथ साथ होता क्या है अरहर की खेती में कि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती है और नीचे के जो तत्व होते हैं, जो खुराक होते हैं, पोषक तत्व, वो उसकी जड़ों से ऊपर आते हैं। तो यह एक तरह से ज़मीन को उर्वरा भी बनाता है और इसके जो पत्ते गिरते हैं उससे भी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और परती भूमि में ज़्यादा जोताई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें जितने घास हैं और पहले से जो भी जीव उसमें छोटे छोटे जीव हैं जैसे केचुआ हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं और उसमें काफ़ी छेद किए हुए रहते हैं जिससे उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहती है। तो इसमें अधिक खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उसकी जुताई करके अगर अरहर की खेती करें तो निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा होगा। इसमें तरीका यही है कि 1 हेक्टेयर में 20 किलो बीज लगता है अरहर का। और जो अरहर में 3 तरह के अरहर होते हैं, जो प्रभेद होते हैं। एक तो 270 दिन का होता है, एक 210 दिन का होता है 7 महीने का, एक 9 महीने का, और एक होता है लगभग 5 महीने का, 4.5-5 महीने का, 150 दिन का। तो 3 तरह के प्रभेद इसमें मिलते हैं। अगर किसान भाई जहाँ पर मवेशी के चरने का अगर माहौल नहीं हो
अमूमन होता क्या है कि झारखंड में दिसंबर जनवरी के बाद मवेशी लोग खोल देते हैं और सारा का सारा जो भी फसल उधर लगाता है लोग तो चढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पशु लोग बाद में भी बांध के रखते हैं, तो वैसे क्षेत्र या अगर मेड़बंदी कर सकते हैं तो उस तरह के क्षेत्र में लंबी अवधि वाला अरहर की खेती की जा सकती है। जैसे बहार है, मालवीय है या और भी दूसरे किस्म हैं, उसको आप किसान भाई लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया बहार है जो कि 270 दिन में होता है और दूरी जो होती है चूँकि काफ़ी 9 महीने के का फसल है, 9-10 महीने का, तो दूरी उसमें ज़्यादा रखते हैं। लगभग इसमें 75 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन वही अगर कम समय वाला जो प्रभेद अगर लगाते हैं 270 दिन वाला, जैसे आपको लक्ष्मी है, 210 दिन वाला जैसे लक्ष्मी है या फिर बिरसा अरहर 1 है, तो इस तरह के जो प्रभेद हैं जो 7 महीना में हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको कम कर देते हैं, मात्र 2 फीट रखते हैं 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कम अवधि में हो जाता है, इसका बढ़वार बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उपज को बढ़ाने के लिए थोड़ी दूरी कम की जाती है। उसमें भी अगर 150 दिन वाला जैसे है उपास 120 प्रभेद है जो 150 दिन में हो जाता है, तो उसको अगर लगाते हैं तो उसमें दूरी और घट जाती है। उसमें आपको लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और यह अगर कम अवधि वाला है तो आपको दिसंबर के अंत तक तैयार हो जाता है और वो जो जहाँ पर पशु खुला रहता है चरने के कारण लोग नहीं लगाते हैं, उस क्षेत्र में टाण भूमि में जो खाली पड़ती भूमि है उसमें उपास की खेती करके अच्छी उपज ली जा सकती है। और अगर जहाँ पर मवेशी नहीं चरता है, खुला नहीं रहता है दिसंबर के बाद भी, वहाँ पर दूसरे प्रभेद भी ले सकते हैं। तो यही 3 कुछ जो अलग अलग अवधि वाले प्रभेद हैं जिसकी खेती अगर करें। इसमें 2 चीज़ और ध्यान देने वाली बात है। सिंचाई तो अमूमन नहीं करते हैं, वही है कि अगर दिसंबर के बाद कभी बारिश नहीं हो या बहुत ज़्यादा सूखा होने लगे तो एक आध सिंचाई दी जा सकती है। लेकिन सिंचाई चूँकि कम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती है, तो एक बार जड़ काफ़ी गहरी चली जाती है तो नीचे से ही नमी खींचते रहता है, तो सिंचाई किसान नहीं भी देता है तो उसको इससे आमदनी हो जाता है। इसमें दूसरी चीज़ है क्या कि लोग दलहन में आमतौर पर नहीं डालता है खाद, लेकिन इसमें खाद पड़ना चाहिए। इसमें 25 किलो नेत्रजन और 50 किलो स्फूर यानी फास्फोरस और 25 किलो पोटास पड़ना चाहिए। इसके लिए अलग अलग जो खाद हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अलग अलग मात्रा में प्रतिशत में होते हैं, तो उसका गणना करके किसानों को देना पड़ता है। जैसे यूरिया में 46% है, तो उसको निकालने के लिए अगर यूरिया में अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे यूरिया में तो 2.2 से नाइट्रोजन को गुना करेंगे तो हमारा यूरिया निकल जाएगा। 2.2 से अगर फास्फोरस को अगर गुना करेंगे तो उसी तरह से DAP निकल जाता है। 1.67 से अगर पोटास को गुना करेंगे तो म्यूरेट ऑफ पोटास खाद निकल सकता है। तो इसी तरह से किसान भाई जो हमने मात्रा बताया 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास, उसके लिए जो उपलब्ध खाद है उसको किसान भाई इसमें यही है कि जुताई के समय ही देते हैं। बाकी दूसरे जो फसल हैं उसमें जैसे धान है उसमें 3 बार में, गेहूं है 3 बार में खाद दिया जाता है, लेकिन दलहनी फसल में केवल एक ही बार में खाद दिया जाता है। जुताई के समय जिस समय बुआई करना रहता है उसी समय खाद दे के छोड़ दिया जाता है और उसके बाद खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें एक कीड़ा भी बहुत भयानक आता है, फली छेदक। तो और आमतौर पर देखा गया है कि फली छेदक इसमें कंट्रोल नहीं होता है, और कंट्रोल अगर नहीं होता है तो हमेशा फूल ही निकलते रहता है। किसान को लगेगा कि फूल खूब आ रहा है लेकिन फली नहीं बनेगा, क्योंकि वो फूल को ही खा जाता है या हल्का फली बनता है उसी समय छेद कर देता है। तो इसलिए उस समय एक कीटनाशक है जो किसान भाई को इस्तेमाल करना चाहिए, उसका नाम है इंडोक्साकार्ब। इंडोक्साकार्ब आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के 10-10 दिन पर 2 बार, आधा जब फूल लगने लगता है, आधा फूल आ जाए उस समय, और जब पूरा फूल आ जाए उस समय अगर 2 बार छिड़काव कर दिया जाए तो फली छेदक कंट्रोल हो जाता है और बहुत बढ़िया उपज मिलता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार।
तो मास्टर जी ये परती जमीन का उपयोग हमरे करब अपन अरहर लगा ली तो बड़ा बढ़िया फायदा मिली सके बताले हमरे के विशेषज्ञ। और हमके बुझाला कि धान कर खेती में एखन जे हमरे अथी लगाब उर्वरक बन डालब खाद बन डालब तो तनी एकरो बारे में बता देओ नी कि कैसे करल जाए। भाई देखिए हमारे जो किसान भाई हैं वो मुख्य रूप से खरीफ की फसल करते हैं और खरीफ की मुख्य फसल ही है धान। और इसमें जो खाद का प्रबंधन है ये अगर सही तरीके से किया जाए यानी वर्षा अगर कम हो रही है तब या ज़्यादा हो रही है तब धूप उगे हो तब कब कैसे कैसे डालना है इसकी एक तमाम विधि है और इसका प्रबंध है। तो ये आप कैसे करेंगे इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए किसान भाई। तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार झा से लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आज हमने विषय चुना है धान की खेती में उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एसके झा। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि धान के फसल में उर्वरक प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान भाई। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि धान की खेती जो है 3 तरह की ज़मीनों में करते हैं किसान भाई। टाड़ ज़मीन में जो ऊपरी भूमि कहते हैं, मध्यम ज़मीन में और निचली ज़मीन में। तो टाड़ की ज़मीन में अधिकतर किसान भाई सीधी बुआई करते हैं और सीधी बुआई वाली जो धान की खेती है उसमें जो उर्वरक डालते हैं वो उर्वरक की मात्रा 40 किलो नेत्रजन, 20 किलो स्फुर और 20 किलो पोटास की मात्रा डाली जाती है। इसमें नेत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय में और स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय में डालते हैं। इसके अलावा बुआई के 30 दिनों के बाद जो बाकी बची उर्वरक की मात्रा है आधी, उसकी आधी मतलब 1/4 मात्रा बुआई के 30 दिनों के बाद और बाकी रही मात्रा जो है नेत्रजन उर्वरक की वो बुआई के 45 दिनों के बाद किसान भाइयों को खेत में डालनी चाहिए। और जब धान की जब उपनिवेशन करते हैं मतलब बाद में जो नेत्रजन उर्वरक डालते हैं तो खेतों की में उससे पहले खेत की सफाई कर लेनी चाहिए, मतलब जो भी घास पतवार है उसे निकालने के बाद। और जब खेत में नमी रहे उस समय उर्वरक नेत्रजन उर्वरक का उपनिवेशन करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मध्यम जमीन में जो उर्वरक प्रबंधन की जाती है वो हमारे किसान भाई कैसे करें। ज़्यादातर खेती किसान झारखंड में किसान भाई जो है मध्यम जमीन में ही धान की खेती किया करते हैं, जिसमें कि अधिकांशतः ट्रांसप्लांटिंग होता है, माने रोपा करते हैं। तो रोपा जो खेत करते हैं मीडियम ज़मीन में उसके लिए 80 kg नेत्रजन, 40 kg स्फुर और 20 kg पोटास, ये इतनी उर्वरक की मात्रा दी जाती है। इसमें स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन उर्वरक की आधी मात्रा जब हम कदवा करते हैं खेत का उस समय में डालते हैं। और बाकी जो नेत्रजन उर्वरक है उसको रोपाई करने के 30 दिनों के बाद, रोपाई करने के 25 से 30 दिनों के बाद जो बाकी उर्वरक की 25% मात्रा है उस समय में यूरिया उर्वरक के रूप में देते हैं। और बाकी जो है 45 से 50 दिन के बाद यूरिया का उपरिवेशन बाकी जो 25% मात्रा बची है उसका यूरिया के रूप में इस्तेमाल रोपाई के 50वें दिन करते हैं। इसके अलावा जो नीचे ज़मीन है, सबसे नीचे जो ज़मीन है जिसको 2-1 और 2-2 कहते हैं, उसमें जो लंबी अवधि के जो धान की रोपाई करते हैं किसान भाई, उसमें जो उर्वरक की मात्रा होनी चाहिए वो 120 kg नेत्रजन, 60 kg स्फुर और 40 kg पोटास की मात्रा होनी चाहिए। इसमें भी स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा जब हम खेत का कदवा कर रहे हैं उसी समय डालना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी बची नेत्रजन की मात्रा है उसका आधा मतलब 1/4 मात्रा जो हम जब रोपाई करने के 30 दिन के बाद और उसकी जो बाकी बची मात्रा है वो रोपाई करने के 50 से 55 दिन के बाद हम डालते हैं खेतों में। अब अगर किसान भाई, अधिकतर यहाँ के किसान भाई हाइब्रिड धान की खेती कर रहे हैं, तो हाइब्रिड धान की जैसा किसान भाई जानते हैं हाइब्रिड धान में उपज ज़्यादा होती है और अगर उपज ज़्यादा होगी तो फसल जो है ज़मीन से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं। अतः हाइब्रिड धान की खेती में किसान भाइयों को 150 kg नेत्रजन नाइट्रोजन, 75 kg फॉस्फेट और 90 kg पोटाश डालनी चाहिए। इसमें स्फुर की पूरी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा रोपाई के समय में डालनी चाहिए। बाकी जो नेत्रजन की मात्रा है उसका 25% मतलब टोटल का 25% रोपाई के 30 दिन के बाद और बाकी बची मात्रा जो है और स्फुर की आधी मात्रा माने पोटास की आधी मात्रा
जब रोपाई के मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 50 से 55 दिन के बाद किसानों को अपने खेत में डालना चाहिए। पोटास उर्वरक का ज़्यादा उपयोग हाइब्रिड धान में करना जरूरी है ताकि उसके जो दाने हैं वो पुष्ट बने और चमकदार हों। इसके अलावा किसान भाई आजकल श्री विधि धान की खेती कर रहे हैं। तो श्री विधि की धान की खेती में उपज ज़्यादा होती है और उपज ज़्यादा होने के चलते इसमें भी वो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रखने के लिए किसान भाइयों को उर्वरक की ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अतः मध्यम ज़मीन में जिसमें कि किसान भाई हाई यील्डिंग वैरायटी लगा रहे हैं उसमें 120 केजी नेत्रजन, 60 केजी पोटास और 60 केजी स्फूर्त तथा 50 केजी पोटास का उपयोग करें ताकि उनको श्री विधि का मध्यम अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा धान की खेती में किसान भाई जो हैं एक जैव उर्वरक है जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक तरह का शैवाल है जिसका उपयोग किसान भाई ट्रांसप्लांटिंग मतलब जब रोपा कर लेते हैं, रोपा करने के 15 दिन के बाद, जब धान खेत में रोपा हो गया उसके 15 दिन के बाद खेत का पानी रोककर, मतलब खेत से जो पानी है वो बहे नहीं, रोककर इसका उपयोग, ये एक तरह का अलगा ही है। इसका पैकेट 1 किलो के 2 किलो के पैकेट में आता है। इसका जो रेट है वो 10 केजी प्रति हेक्टेयर है। तो उस दर से जितना भी ज़मीन में आप 1 एकड़ में 4 केजी लगेगा। तो जब ज़मीन 15 दिन के बाद पानी रोक दीजिए और इसको पैकेट फाड़ करके खड़ी जब पानी जमा हुआ उसके ऊपर छींट देना है। जब शैवाल छींट देंगे तो उस पर एक हरे रंग की परत छप जाएगी। उसी से वो जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के ज़मीन में फिक्स करता है और इससे 30 केजी नेत्रजन पर हेक्टेयर पौधा को मिलता है, अर्थात 60 केजी 65 केजी यूरिया खाद का काम करता है ये। अतः ये बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है और इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहती है और इसके बाद जो फसल, धान के बाद जो उस ज़मीन में फसल लेते हैं उसको भी इससे फ़ायदा होता है। अतः किसान भाई इस अगर ब्लू ग्रीन अलगी जैव उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो उनको इससे न कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति ही बचा सकते हैं और यूरिया में जो यूरिया खाद में जो खर्चा होता है उससे ही बचा सकते हैं। परंतु किसान भाइयों को अभी के मौसम के हिसाब से एक सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई अभी जो देरी से बुआई कर रहे हैं, मतलब अभी जो अगस्त के महीने में जो बारिश इस बार देर से हुई है, देरी से बुआई कर रहे हैं और जिनका बिचड़ा 50 दिन 45 दिन, अभी तो किसान भाइयों का बिचड़ा पुराना हो गया है और अभी जब बारिश लेट से हो रही है तो जो लोग ट्रांसप्लांटिंग लेट से कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उर्वरक प्रबंधन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। मतलब किसान भाई अभी जो है उर्वरक, नेत्रजन उर्वरक की मात्रा 30% कम कर दें। मतलब अगर 80 केजी मध्यम ज़मीन में देते हैं तो उसका 30% घटा दें, मतलब करीब 60 केजी दें और इसे 2 ही बार में दें, आधी मात्रा शुरू में और आधी मात्रा रोपाई के 30-35 दिन के बाद। इससे उनका पैसा ही बचेगा क्योंकि देर से बुआई करने पर पौधे को समय जो है उसको कम मिलता है और इसमें अगर हम ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे उर्वरक की बर्बादी होगी। अतः वो अपना नेत्रजन उर्वरक 30% कम कर दें, अतः किसानों का इससे पैसा बचेगा। एगो सवाल और बाई गेल। हाँ बताइए। पूछ लो। ओहे का गिरगिट वाला रेसे करो। अच्छा वो ऊंचे गिरगिट उल्टे चढ़े, बरखा जल धरती बुढ़े। इसका अर्थ है कि अगर गिरगिट पूंछ उठा करके अगर ऊपर चढ़ रहा हो पेड़ पर या कहीं भी किसी भी ऊंची चीज पर, तो ये समझना चाहिए कि बारिश इतनी होगी कि धरती है वो बारिश के जल से डूब जाएगी। अरे वाह। तो इतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो ये एक अनुमान है, ये जो हमारे घाट पंडित ने बताया अपनी कहावत में, यही है इसका अर्थ। हाँ, तो मास्टर जी हमको बुझाला कि अगर पेशी पानी खोज माने हमरे चाहत ही तो गिरगिट के खोज के देखे पड़ी। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। खेती बाड़ी में किसान भाइयों, इसका अर्थ ये है कि अगर ऐसा होता है तो आप पर्याप्त सावधानी बरत लीजिए, कैसे अपनी खेती को बचाना इसके उपाय कर लीजिए। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार के ढेर सारे उपाय आपको बराबर सुझाते रहें और आपके सुझाव भी लेते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमको खत लिखें, हम आपकी बात जानें और इसके लिए आप पता नोट करें। पता के नोट कर लो। हमारे घर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इस पते पर आपके ख़तों का हमें रहेगा बहुत बहुत इंतज़ार। लेकिन आज हमारी टीम को यहीं पर दीजिए अनुमति। जोहार।